हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम 10th क्लास के लिए फिजिक्स में जो बात कर रहे थे वे कर रहे थे उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हमने आपको बताया था। आज जो 10th क्लास के लिए जो फिजिक्स है उसके अंदर आप लोग हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण का सूत्र। हेडिंग डाल लीजिए गोलीय दर्पण का सूत्र। और गोलीय दर्पण का जो सूत्र हमारे पास होता है वो होता है 1/f = 1/v + k 1/u। ये हमारे पास गोलीय दर्पण का सूत्र है। और गोलीय दर्पण के सूत्र में ये जो दूरियां हमारे पास है आप लिखेंगे वेयर f = जो हमारे पास दूरी है वो फोकस दूरी है, फोकस दूरी। और जो हमारे पास v है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और जो u हमारे पास है ये होती है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो ये जो हमारे पास है ये गोलीय दर्पण का सूत्र है। और गोलीय दर्पण का सूत्र आपको न्यूमेरिकल में प्रयोग किया जाएगा। जब हम लेंस की बात पढ़ेंगे तो लेंस में हम वहाँ पे इस सूत्र को सोल्व करके दिखाएंगे, इसको सीधी भी करके दिखाएंगे। हमारे पास जो क्योंकि इस लेंस में यहाँ पर माइनस आ जाता है और जो हमारे पास दर्पण है उसमें यहाँ पर प्लस होता है। तो 1/f = 1/v + k 1/u हमारे पास है। जो f है वो फोकस दूरी है, v हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी है और u हमारे पास वस्तु की दूरी है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास दूरियां होती है वे समस्त दूरियां दर्पण में ध्रुव से नापी जाती हैं। उनको हम कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं, यानी कि बिंदु P से उन दूरियों को मापा जाता है। तो ये आप नोट कर लेंगे। आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास जो प्रतिबिंब और वस्तु है उसके जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई यानी कि जो आकार होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो दर्पण का हमारे पास क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। आप लोग रेखीय आवर्धन में लिखेंगे। और रेखीय आवर्धन क्या है आप सब बच्चे लिखिए। रेखीय आवर्धन में लिखना प्रतिबिंब की लंबाई, सभी बच्चे लिखे, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल m हमारे पास क्या है? रेखीय आवर्धन। क्या है हमारे पास बच्चों? रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन यानी कि m = हमारे पास होगा जो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये हमारे पास क्या है? रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से लिखते हैं, वस्तु की लंबाई को हम O से लिखते हैं। तो हमारे पास जो सूत्र होगा उसको हम m = I/O भी लिख सकते हैं, I/O भी लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। और नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे आवर्धन, नई लाइन से लिखेंगे इसके बाद आवर्धन, आवर्धन बिंब की, आवर्धन जो हमारे पास रेखीय आवर्धन है वो हमारे पास बिंब की, बिंब मतलब प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो हमारे पास रेखीय आवर्धन है m इजिकल टू, वो हमारे पास I/O तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के बराबर भी होता है। और जो रेखीय आवर्धन हमारे पास होता है वो दो प्रकार का होता है। रेखीय आवर्धन धनात्मक भी होता है, आप नीचे लिखेंगे m इजिकल टू पॉजिटिव या निगेटिव, और ये दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए कार्य करते हैं। जो हमारे पास रेखीय आवर्धन होता है वो पॉजिटिव भी होता है और रेखीय आवर्धन हमारे पास निगेटिव भी होता है। बात समझिए इतनी? तो इस चीज को लिखने के बाद, और v आपको पता है v क्या है, हमने अभी बताया। जो v हमारे पास है वो प्रतिबिंब की दूरी है, जो u हमारे पास है वो वस्तु की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। m इजिकल टू I/O इजिकल टू v/u, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो रेखीय आवर्धन होता है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, ठीक है ना। इस पर हम डिस्कस करेंगे जब हम आपसे न्यूमेरिकल कराएंगे कि इसको आप कहाँ प्लस का लोगे और कहाँ पर माइनस का लोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और बहुत अच्छे से आपको इस चीज को समझना है। सही बच्चे नोट्स बनाते रहें और आप लोग यहाँ से अपना बेस तैयार करेंगे 11th 12th क्लास के लिए। और जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, जो आपसे हम लाइट के बारे में बता रहे हैं, यही सेम आप 12th क्लास में भी लाइट में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग डालेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, अब हेडिंग क्या है हमारे पास? प्रकाश का अपवर्तन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि में। जो प्रकाश का अपवर्तन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परावर्तन कहां पर होता है? परावर्तन हमने बात की थी, परावर्तन हमेशा क्या होता है? अपारदर्शक वस्तु, अपारदर्शक जो माध्यम होता है, यानी कि जो चिकना तल होता है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें आपसे अपवर्तन की, यदि हम बात करें आपसे अपवर्तन की, तो अपवर्तन कहां पर होता है? अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में होता है। कहां होता है अपवर्तन? पारदर्शी माध्यम में। पारदर्शी माध्यम का मतलब है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए तो उसका अपवर्तन होता है। अब कैसे? प्रकाश निर्वात से वायु में, वायु से कांच में से गुजर जाए, वायु से जल में गुजर जाए, जल से कांच में गुजर जाए, यानी कि पारदर्शक चीज से गुजर जाना हमारे पास क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। इसको आप समझे। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो अपारदर्शक वस्तु से टकराने के पश्चात उसका वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। लेकिन जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो हमारे पास क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। और कैसा माध्यम? पारदर्शी माध्यम, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके अंदर से यानी कि भीतर से प्रकाश गुजर सके, वो वहां पर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो दो प्रकार से आप प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं को पढ़ेंगे। आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत सरल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है आपके लिए। हमारे पास क्या है? ये हमने एक लाइन खींची है, हमारे पास दो माध्यम है। हमने कहा कि एक माध्यम ऊपर, इस लाइन ने एक माध्यम को नीचे, दो यानी कि इस पूरे जो हमारे पास बोर्ड यहाँ पर है, इस लाइन ने हमें क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है? दो माध्यम में बांट दिया। एक माध्यम ये हमारे पास और एक माध्यम ये हमारे पास। हमने मान लिया कि ये माध्यम हमारे पास, मान लो कुछ भी हमारे पास है, माध्यम है, माध्यम हमने मान लिया कि ये पहला माध्यम है। ये हमारे पास जो माध्यम है वो हमारे पास दूसरा माध्यम है, ये हमने। और जब माध्यम से पार प्रकाश किरण गुजरेगी तो वो कैसे गुजरेगी, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहां से कोई आपतित प्रकाश किरण हमारे पास आई,
और ये आपतित प्रकाश किरण यहाँ पर टकराने के पश्चात आपने परावर्तन में पढ़ा है कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा जाता है। ये हमारे पास अभिलंब है। ये हमारे पास जो किरण है आने वाली, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। बच्चों क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। इतनी सब बात आप सब समझ गए हैं। और इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये हमारे पास अभिलंब है और ये हमारे पास आपतन बिंदु है। तो यहां से जो प्रकाश होगा दो प्रकार से गुजरेगा। इसको आपको ध्यान से समझना। मैं दूसरा चित्र भी आपको एक साथ लेकर के चल रहा हूं। ये हमारे पास आपतित किरण आई और ये यहां पर टकराई तो ये हमारे पास अभिलंब है या विलंब से टकराई। यहां पर ये भी हमारे पास आपतित किरण है, आपतित किरण। ये हमारे पास आपतित किरण आई, ये हमारे पास अभिलंब है, अभिलंब। ये हमारे पास पहला माध्यम है और ये हमारे पास दूसरा माध्यम है। अब प्रकाश किरण का चलना, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। किस प्रकार से प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब एक समान माध्यम मतलब एक जैसे माध्यम में चलती है प्रकाश किरण, एक सीधी रेखा में चलती है। ये मैंने पीछे आपसे बात की थी और ये आप भी जानते हैं कि जो प्रकाश किरण है वो एक सीधे माध्यम में चलती है। यदि आपसे कोई ये बात पूछ ले कि सीधे माध्यम में कैसे चलती है प्रकाश किरण, इसका कोई एग्जाम्पल आप हमें दें कि सीधे माध्यम में आपको कैसे पता चला कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वे हमेशा समान यानी कि एक सीधी एक सरल रेखा में चलती है। तो आप इसके एग्जाम्पल को आप दैनिक जीवन में देखते हो, आपने इसको दैनिक जीवन में देखा है। सबसे अच्छा और सबसे सरल इसका एग्जाम्पल यही है कि आप लोग जब सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ता है तो आप समान रूप से कितने भी व्यक्ति खड़े हो जाए या आप किसी भी वस्तु को खड़ा कर दीजिए। मान लो आपके पास बहुत सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी बहुत सारे हमारे पास जो प्रकृति के अंदर जो है वस्तुएं हैं, ये हमारे पास सारी वस्तुएं यहाँ पर हम भी वहां पर खड़े हुए हैं। अब हमारे पास क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें डलती हैं तो हम सबकी जो परछाया होती है, जो छाया होती है, वो सबकी एक ही दिशा में बनती है। या ऐसा होता है कि मेरी जो छाया है वो इस दिशा में बन जाए और किसी अन्य व्यक्ति की उसी समय इस दिशा में बन रही हो छाया, किसी अन्य वस्तु की उस दिशा में बन रही हो, किसी की अलग दिशा में नहीं, सबकी एक ही दिशा में छाया बनती है। इससे हमें क्या पता चला कि प्रकाश एक माध्यम में कैसी रेखा में यानी कि सरल रेखा में चलता है, एक ही दिशा में चलता है। तो अब हमारे पास जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश का चलना विचलन होता है, यानी कि प्रकाश किरणों का विचलन हो जाता है, मतलब वे अपने मार्ग से भटक जाती हैं। और कैसे? ये दो प्रकार से हमारे पास होता है। इसको आप ध्यान पूर्वक समझें कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे सीधे ना गुजर करके अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या अभिलंब से दूर हट जाएगी। या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो या फिर वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो दो प्रकार से हमारे पास जो प्रकाश किरणें होती हैं अपवर्तन के अंदर दो प्रकार से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब सर ये दो माध्यम में कैसे गई, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि अभिलंब की ओर ये किरण कहाँ झुकती है, अभिलंब से दूर कहाँ पर हटती है? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपतित किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, वो कहाँ पर चाहे तो अभिलंब की ओर झुक जाए चाहे अभिलंब से दूर हट जाए, तो इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपवर्तित किरण। वहां पर जो परावर्तन करते थे उसको हम बोलते थे परावर्तित किरण। क्या बोलते थे बच्चों? परावर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण है, तो ये भी हमारे पास क्या है? अपवर्तित किरण। ये हमारे पास अपवर्तित किरण। अब ये समझने वाली बात है, देखो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। लेकिन विचलन की जो घटना है मैंने दो प्रकार से आपसे बताई। तो जहां पर अभिलंब की ओर झुकेगा, जहां पर अभिलंब की ओर झुकेगा वहां पर जो माध्यम हमारे पास जिससे प्रकाश किरण आती है वो विरल माध्यम होता है। कैसा होता है? विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश जा रहा है और अभिलंब की ओर झुक रहा है तो वो हमारे पास सघन माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? सघन। विरल और सघन माध्यम। बात इतनी क्लियर हुई। उसके बाद यहां पर अभिलंब से दूर हटी, इसका मतलब अपोजिट हो रही है बात। तो हमारे पास सघन से प्रकाश किरण जब दूसरे माध्यम में जाती है और वो अभिलंब से दूर हटती है तो वो विरल माध्यम में गई। किस में गई? विरल माध्यम में। अब सर ये विरल और सघन क्या होता है? ये भी बात हमारे मन के अंदर ये भी बात चली तुरंत कि सर विरल और सघन क्या होता है। यानी कि हमारे पास जो विरल होता है जिसे माध्यम के अणु दूर दूर होते हैं, जिस माध्यम के अणु दूर दूर होते हैं वो विरल, और जिस माध्यम के अणु पास पास होते हैं वो सघन होता है। जैसे वायु, हमने कह दिया कि ये वायु, प्रकाश किरण वायु से जल में गई तो किसके अणु पास पास? जल के। तो जल क्या आएगा? सघन। बात समझ ना। उसके बाद हमारे पास क्या है? जल से प्रकाश किरण वायु में निकली तो क्या आएगा? जल सघन और वायु विरल। इसी प्रकार यदि हम तुलना करें कि जल से प्रकाश किरण कांच में गई तो जल और कांच में कौन विरल है? जिसके अणु दूर दूर होंगे। तो जल के अणु दूर हैं या कांच के? जल के। तो जल के अणु दूर हैं कांच के सापेक्ष, तो कांच और जल में जल विरल हैगा और कांच सघन हैगा। बात समझिए ना। तो हमारे पास यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये इतनी बात क्लियर हुई। अब आप और भी बातें इसके अंदर बताए। आप दोनों चित्र बना लीजिए। इसको मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं। इसको बोलते हैं आपतन कोण आई। इसको बोलते हैं आपतन, जो हमने प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ा है। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर। वहां पर क्या था? परावर्तन कोण। इसी प्रकार ये हमारे पास क्या है? आपतन कोण आई, और ये हमारे पास अपवर्तन कोण आर। तो आप जल्दी से इस चित्र को बना लीजिए। उसके बाद इसमें नीचे लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखो, हमारे पास नई लाइन से लिखेंगे नीचे चित्र बनाने के बाद में। दोनों चित्र आपको बनाने हैं, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का और ये भी प्रकाश के अपवर्तन का। तो नीचे लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन की जो परिभाषा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हेडिंग डाल देंगे नीचे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब सर प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, ये बात है। तो आप नीचे हेडिंग डालें प्रकाश के अपवर्तन का कारण, यानी अगर ये कारण होगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, यदि नहीं होगा तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, ठीक है ना। क्यों प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है, ये क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण। तो आप सब बच्चे इसमें लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का कारण। तो लिखे इसमें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह विचलित हो जाता है। इसका कारण, तो वह विचलित हो जाता है, इसका कारण
इसका कारण अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है। यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, और जब प्रकाश की चाल प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो अलग अलग है। आप नीचे लिखेंगे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, यह आपके याद होनी चाहिए बात, आप कक्षा 9 में पढ़ के होंगे। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? निर्वात या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार कांच में, अब वायु और कांच में कौन सघन? कांच। और जब कांच सघन है तो इसका मतलब चाल कम होगी। तो हमारे पास कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास क्या है? प्रकाश की चाल किसमें? कांच में। ठीक है। और वायु में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸, यानी कि कुछ समथिंग होती है, उसको हम नहीं लेते। न्यूमेरिकल में हम जो इनका यूज करते हैं वो 3 × 10⁸, क्योंकि ये 2.897 × 10⁸ के मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको 3 के इक्वल मान लेते हैं। ये हमारे पास जो होती है वो हमारे पास 2.00012 × 10⁸ के, इसलिए इसको हम समथिंग किसके इक्वल मान लेते हैं? 2 के इक्वल मान लेते हैं। उसके बाद ये तो बात हुई हमें प्रकाश के। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण हमें पता चलेगा कि अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसका अलग अलग होना है। इनको आप लिखिए। उसके आगे हम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन से आगे हमारे पास हमें यह पता होना चाहिए कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो मतलब किन माध्यम के कारण होता है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे। प्रकाश के अपवर्तन के बाद हेडिंग डाल लेंगे, और वो ये हम लिख सकते हैं। देखो हमने जो परावर्तन में लिखा है उसको हम यही लिख सकते हैं। ये आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये क्या होता है हमारे पास? अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण नहीं, ये अपवर्तन कोण है। मैंने तुम्हें कहा ये आपतन कोण है। मैं चलो लिख देता हूं, आप नीचे ब्रैकेट में लिख लेंगे ये बात जो हमारे पास है। आपतन कोण हमारे पास होता है आई। क्या लिखते हैं इसको? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण, वो हमारे पास आर होता है। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर हमारे पास परावर्तन कोण था। अब आप हेडिंग डाल लेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम हेडिंग डाल लें और इसमें लिखेंगे इसके 2 नियम होते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। तो नंबर 1 करके लिखेंगे। इसके 2 नियम होते हैं। नंबर 1, जो हमारे पास प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम था वही हमारे पास प्रकाश के अपवर्तन का भी प्रथम नियम है, क्योंकि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों सदैव एक ही तल में होती है। तो लिखेंगे आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण सदैव एक ही तल में होती हैं। सदैव
एक ही तल में होती है। नंबर 2 लिखेंगे दूसरा नियम लिखेंगे कि जो हमारे पास आपतन कोण है, ना समझ लीजिए, जो दूसरा हमारे पास होता है, जो आपतन कोण है उसकी ज्या, जो आपतन कोण है उसकी ज्या मतलब साइन, और जो अपवर्तन कोण है उसकी ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा नियम। तो हमारे पास क्या होगा, लिखेंगे आप दूसरे नियम में, ये बाद में लिखना, पहले आप लिखिए आपतन कोण की ज्या, ऐसे लिखना आपतन कोण की ज्या, ब्रैकेट में लिख देंगे साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक होता है। अब आप इसके इक्वल लिख देंगे, ये सूत्र लिखेंगे हम यहाँ से, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। ये हमारे पास क्या है, इसका दूसरा नियम है। नीचे लिखेंगे इस नियम को अस्नेल का नियम भी कहते हैं, अस्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किन कारणों से होता है, और प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके कितने नियम होते हैं, उसके 2 नियम होते हैं। अब दूसरा जो नियम है वो इसका इम्पोर्टेंट है, कल मैं इस नेक्स्ट वीडियो में इस पर बहुत चर्चा करूंगा आपके साथ। ये भी बताएंगे कि जो नियतांक है वो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करी जाएंगी। बट आप इन चीजों को नोट कर ले और अच्छे तरीके से इनको बार बार वीडियो को देख करके समझे, और आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।